नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से बिहार स्पेशल की कक्षाएं लेकर उपस्थित हूँ और 6वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी कक्षाएं जारी हैं। अभी तक हमने बिहार की भूगोल, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था और बिहार का अर्थव्यवस्था को हम देख चुके हैं। आज से एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। यह है टॉपिक बिहार का इतिहास। आइए देखते हैं बिहार के इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। किंतु हम यहाँ आपको बता दें कि बिहार का इतिहास कोई अलग से टॉपिक नहीं है। हम भारत के इतिहास के ही अंतर्गत बिहार का जहाँ संदर्भ आएगा वहाँ उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, पढ़ने का हमारा ये रोड मैप होगा और उसमें जहाँ पर जो टॉपिक का इम्पोर्टेंट होगा तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसका ज़्यादा महत्व है। उसमें भी टॉपिक के बाद टॉपिक में विभिन्न आयाम होते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे कि किस आयाम का उस टॉपिक में ज़्यादा महत्व है। तो आइए देखते हैं कि हमें इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है। इतिहास के सिलेबस से आप परिचित होंगे। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ये जो है कालखंड, इसी तरह का विभाजन आपको विश्व के भी इतिहास में देखने को मिलता है और भारत के इतिहास में भी इसी तरह का विभाजन देखने को मिलता है। इसके विभाजन का जो कालखंड का विभाजन है उसके कुछ पैमाने हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन को दृष्टिगोचर किया जाता है और उसके आधार पर इन कालखंडों का निर्धारण किया जाता है इतिहासवेताओं के द्वारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्राचीन कालखंड के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो ठीक है, उसमें हम देखेंगे पहला पाषाण काल, फिर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ना होता है हमें। हम यहाँ बिहार के अंतर्गत किन चीज़ों को पढ़ेंगे उसको हम अभी इसके बाद जिक्र करेंगे। फिर है वैदिक युग, फिर है मौर्य काल, उसके बाद है मौर्योत्तर, उसके बाद है गुप्त, फिर है गुप्तोत्तर। ये एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत टॉपिक होते हैं। अब यहाँ पे होता है पूर्व मध्यकाल, फिर होता है दिल्ली सल्तनत, आगे मुगल काल। यहाँ भी 2 होते हैं, एक तो है ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापत्य और दूसरा है स्वतंत्रता संघर्ष। अब आइए एक एक करके टॉपिकों को देखते हैं कि हमें इनमें पढ़ना क्या है बिहार के संदर्भ में। तो जैसे पाषाण युग है, पाषाण युग को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। ये पाषाण युग का जो तात्पर्य है वो है कि जब मानव का विकास क्रम हम देखते हैं उसमें इस समय मानव पत्थर के औजार को प्रयोग में लाता है। उसी के आधार पर इस युग का निर्धारण किया गया है। और पाषाण युग के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण युग का जो काल है वह है 5 लाख से 60,000 वर्ष तक। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वह 60,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक। और उच्च का है
40,000 से 10,000। इस काल में जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो उच्च पूरा पसार काल के अंतर्गत आता है, वो होता है होमो सेपियंस का विकास। होमो सेपियंस जिसका प्रतिरूप हम मानव को मानते हैं, तो मानव जो है होमो सेपियंस का ही प्रतिरूप है और उच्च पूरा पसार काल में यह विकसित होता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मानव के विकास में उच्च पूरा पसार काल में यही देखने को मिलती है, पूरा पसार काल के अंतर्गत। और अब आता है मध्य पसार युग। तो मध्य पसार के युग में जो 2 डेवलपमेंट होता है वो सबसे बड़ा, एक होता है अग्नि का नियमित प्रयोग और दूसरा है पालतू पशुओं का उपयोग, यानी पशुओं को पाला जाने लगा था। नवपसार युग जो है, यहाँ से रेडिकल चेंज देखने को मिलता है मानव के विकास में और इसीलिए इसको नवपसार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसका नामकरण दिया। क्रांति से तात्पर्य जो होता है उसमें 3 तत्व होते हैं क्रांति में। क्रांति में पहला तत्व होता है किसी भी क्रांति में कि मूलभूत परिवर्तन होता है। मूलभूत परिवर्तन का मकसद है कि यानी जो व्यवस्थाएं अभी वर्तमान में है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसमें टोटली चेंज होगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण दिया जाए तो फ्रांस की क्रांति को लिया जा सकता है। फ्रांस की क्रांति में आप देखिएगा कि वहाँ जो निरंकुश राजतंत्र हो है, फ्रांस की क्रांति के बाद समाप्त हो जाता है और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का विकास होता है और उसके आगे आप देखिएगा कि लोकतंत्र का विकास वहाँ पे देखने को मिलता है। और प्रथम बार राष्ट्र जो होता है वो लोगों के लिए हो जाता है, न कि राजा का होता है। तो ये संकल्पना वहाँ से उद्भव होकर आती है। ठीक है, तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उसे मूलभूत परिवर्तन के रूप में हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। उसी तरह से रूसी क्रांति में फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि जो राज्य में है वो जो निम्न वर्ग है, मजदूर है, कृषक है, उसकी भागीदारी जो है वो इम्पोर्टेंट है और आर्थिक समानता की बात की जाती है। समानता का जो फ्रांस की क्रांति में आता है वो राजनीतिक समानता न होकर उसका व्यापक और दायरा बढ़ाया जाता है आर्थिक समानता तक। तो इस तरह से मूलभूत परिवर्तन जब हो तो क्रांति होगी, पहला तत्व। दूसरा तत्व कि जो परिवर्तन होगा वो व्यापक परिवर्तन होगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट केवल जीवन के एक क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगा, उसके इम्पैक्ट राजनीति से लेकर आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, वैचारिक, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सेकंड तत्व क्रांति के अंतर्गत ये आता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको लेना है तो औद्योगिक क्रांति को आप ले सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद माना जाता है कि न केवल ब्रिटेन में बल्कि जहाँ जहाँ भी औद्योगिक क्रांति हुई वहाँ सभी व्यवस्थाओं पे, जितनी व्यवस्थाएं हम देखते हैं एक मनुष्य के जीवन में, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वैचारिक हो, सभी को उसने प्रभावित किया। तो औद्योगिक क्रांति का इतना बड़ा इम्पैक्ट, और आज भी हम मानते हैं कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति का ही ये प्रभाव है। और तीसरा जो तत्व होता है क्रांति के लिए वो होता है प्रगतिशील होनी चाहिए क्रांति, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला। रूढ़िवादी तत्वों को वो बाध देते हुए नए विचार जो लोगों के बीच ग्राह्य हो वो उसको लाए, यानी प्रतिगामी विचारों को वो दरकिनार करे। तो क्रांति में इन 3 तत्वों का होना जरूरी है और गार्डन चाइल्ड ने नवपसार युग को इसी आधार पर क्रांति का नाम दिया है। और इसमें सबसे बड़ा जो हुआ था वो था कि कृषि कार्य स्टार्ट होता है मानव के द्वारा, और कृषि कार्य के कारण अस्थायी जीवन का प्रारंभ होता है। और अस्थायी जीवन जो है उसके बाद से मानव समूह में रहना प्रारंभ करता है। उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जिसका अभी हम जिक्र किए, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का डेवलपमेंट होता है। इसके पहले तक मानव जो है एक घुमंतु के रूप में रहता है। तो इस चैप्टर से, पसार युग से जो हम पढ़ते हैं उसमें केवल, चूंकि हमारे पास इस युग के लिए पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध है, तो इस युग में हम केवल पढ़ने का हमारा ये पैटर्न होता है कि हम स्थान को देखते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, और वहाँ पर जिस युग में जो मिला होगा, तो मान लीजिए कि अगर मध्य पसार युग का कोई साइट है तो मान लीजिए कि वहाँ पर उस तरह का मध्य पसारिक जीवन जो रहा होगा वो रहेगा। एक आप कल्पना कर लीजिएगा, तो बिहार का संदर्भ जहाँ पर आएगा
तो हम उतना बस जिक्र कर देंगे कि मध्य पाषाण युग का ये साइट है। आप मान सकते हैं कि वहाँ अगर मध्य पाषाण युग का साइट है तो वहाँ पालतू पशुओं को पाला जा रहा होगा, अग्नि का प्रयोग हो रहा होगा। अगर हम नवपाषाण युग का कहेंगे कि साइट है तो नवपाषाण युग में मान लीजिएगा कि वहाँ कृषि जीवन स्टार्ट हो गया होगा और वहाँ पर और एक आध परिवर्तन होता है, जैसे पहिया का प्रयोग भी होता है। तो ये सारे कार्य नवपाषाण युग के अंतर्गत अगर बिहार का कोई साइट है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ हो रहा होगा। अब आगे आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि बिहार से कोई लिंक नहीं करता इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद दे देंगे। वैदिक युग में थोड़ा बहुत जिक्र आएगा बिहार के संदर्भ में, तो एक आध शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है उसको हम जानेंगे। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में होता है, तो उसमें थोड़ा सा संदर्भ आता है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद महाजनपद काल आता है। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के संदर्भ में। इसमें जो हमें पढ़ना होता है वो मुख्यतः 3-4 बातों को पढ़ना है। एक तो बिहार के अंतर्गत 3 महाजनपद होते हैं महत्वपूर्ण, उनको, जिसमें मगध, उसके बाद अंग और फिर वजी। यहाँ पर हम राजनीतिक इकाइयों को भी देखेंगे, क्योंकि इस युग में महाजनपद काल में 2 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ देखने को मिलती है, एक गणतंत्रात्मक और एक राजतंत्रात्मक। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर था और कितना हद तक ये गणतंत्रात्मक थी और कितना हद तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसको भी हम अंतर करके देखेंगे। उसके बाद मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे और आगे में जो बौद्धिक आंदोलन होते हैं जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुखता, इसको हम देखेंगे क्योंकि इनका बिहार से लगाव है। अब हम आगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है मौर्य। तो मौर्य वंश का अंतर्गत हम जो देखेंगे उसमें देखेंगे प्रमुख शासक एवं उनके कार्य, फिर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यात्री आते हैं, उनके विवरण एवं युद्ध, एक आध महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, फिर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा परिचय ले लेंगे, फिर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा सांस्कृतिक उपलब्धियों पर भी चर्चा हम करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का डायमेंशन होगा मौर्य काल में। मौर्योत्तर काल में कुछ संदर्भ बिहार के बारे में विशेषता नहीं है, इसलिए उसको स्किप करते हुए आगे हम बढ़ेंगे गुप्त काल में। और गुप्त काल में भी हमारे पढ़ने का वही पैटर्न होगा, शासक, प्रमुख शासक को देखेंगे एवं उनके कार्य को देखेंगे, फिर उनके प्रशासन को देखेंगे। प्रशासन में भी 2 पैटर्न होगा, एक तो पद नाम और दूसरा इस पद नाम का कार्य क्या था, जो पद था उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, और तीसरा जो है इसको हम देखेंगे इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन अधिकतर बनाए जाते हैं। और थोड़ा सी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी देख लेंगे क्योंकि इस पे एक डिबेट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके आगे हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः हर्ष का थोड़ा सा संदर्भ आता है बिहार के लेकर, उसमें भी एक इनके काल में यात्री आते हैं ह्वेनसांग, उनसे जुड़कर एक आध तथ्य है उसको हम देख लेंगे। आगे हम मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत, इसे हम राजपूत काल के भी नाम से जानते हैं। एक प्रमुख वंश को आप पढ़े होंगे या जानते होंगे, वो है पाल वंश। इसका बिहार से लिंक जुड़ता है और इसमें भी मुख्यतः सांस्कृतिक उपलब्धियों को ही हम देखेंगे, सांस्कृतिक उपलब्धियां। और कुछ प्रमुख शासक एवं उनके कार्य। आगे हम दिल्ली सल्तनत में जब जाएंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है तुगलक काल। तुगलक युग में बिहार में एक वंश होता है कर्नाट वंश, मिथिला के क्षेत्र में, तो इसके प्रमुख शासकों को हम देखेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा। आगे हम जब मुगल काल पढ़ेंगे तो यहाँ पर
एक प्रमुख शासक होते हैं शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी को पढ़ते वक्त जो हमारा पढ़ने का मेन फोकस रहेगा एरिया, वो होता है इनका प्रशासनिक सुधार। तो इसको हम देखेंगे। आधुनिक काल में जो 1757 से 1857 का पीरियड है, इसमें हम एक तो देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार, और यह जब देखेंगे इसमें कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ। तो इसमें 1757 के बाद प्लासी का युद्ध होता है, और उसके बाद बिहार चूंकि बंगाल का भागी होता है तो बिहार पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध। और दूसरा जो इसके अंतर्गत देखेंगे वो है कुछ प्रमुख विद्रोह, और इसमें भी प्रमुख विद्रोह में जनजातीय विद्रोह जो है वो मेन फोकस होगा हमारा, यही से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, जनजातीय विद्रोह। ठीक है, आगे स्वतंत्रता संघर्ष का जो चैप्टर है आधुनिक भारत के अंतर्गत, यह हमारा 1857 से 1947 तक चलेगा, और इसमें हम जो पढ़ेंगे उसमें पहला तो है 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, और इसमें बिहार में संबंधित जो घटनाएं होगी। उसी तरह से 1917 का चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो फैक्ट होंगे उसको हम देखेंगे। आगे 1919-20 में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, और इसमें बिहार में जो घटनाएं घटेंगी, जो प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, प्रमुख महिलाओं का योगदान होगा, यहीं पर हम देख लेंगे। आगे 1930-34 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें भी वही पैटर्न होगा, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख घटनाक्रम, इसको हम देखेंगे। और आगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें वही पैटर्न, प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख घटनाक्रम। यहाँ पे हम आपको बता दें कि बीच बीच में हमारा और भी संदर्भ जुड़ता रहेगा, जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं होंगी, प्रमुख संगठन होंगे, प्रमुख क्रांतिकारी अगर कोई घटनाएं होती है उनको भी देखेंगे। फिर जो एक्ट आते हैं उन एक्ट का बिहार के संदर्भ में अगर कहीं जुड़ा होगा तो उसको भी हम वहाँ पर चर्चा करते हुए निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये रूपरेखा बताने का मेरा मेन पर्पज ये था कि आप ये समझिए कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो क्या पढ़ना है हमें। हम यहाँ पर इतिहास के अंतर्गत इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जहाँ बिहार का संदर्भ है और जो हमारे एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। एक तो है कि बिहार का संदर्भ, दूसरा एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होगा, वही हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो इतिहास तो अपने आप में पूरा एक बड़ा सिलेबस हो जाता है, तो एग्जाम के व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम डिस्कस करते हुए आपका ये बिहार स्पेशल का कक्षा के अंतर्गत बिहार के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो आप आगे से इसका कक्षाएं हमको देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।